Hello students, I am Sudhanshu and welcome back to your our YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर एकदम फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट प्राइस भी जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि हमारा डीएससी 2 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपका ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं, इस पीडीएफ में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, और जो एक क्वेश्चन है उसको हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे आपसे इस टाइप में या इस टाइप में किसी भी टाइप में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आपको यही आंसर लिखना है। ये आंसर ही आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमसे क्या डिमांड करी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आता है, एनालाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एंसेंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जो हमारी प्राचीन भारतीय शासन कला है उसके सिद्धांत और व्यवहार को हमें बताना है। यही से हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, एग्जामाइन द थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन इंडिया, डिस्कस कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जो हमारी शासन कला के सिद्धांत है वो हमें बताने हैं। जैसे कि हमारे ऊपर वाले इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज और ऐड कर दी गई है, कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत। तो यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछे गए हैं, फर्स्ट हमारा भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार, और सेकंड कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत। तो चलिए इस आंसर को जो हम लिख लेते हैं उसकी हम शुरुआत सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रस्तावना में आप समझिए, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज नॉट merely concerned with the exercise of power but with a moral and welfare oriented system of governance,
यानी कि जो हमारा शासन कला है वो कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि सत्ता चल सके। वो एक ऐसी सुव्यवस्थित नैतिक और जन कल्याणी प्रणाली थी जो कि हमारे भारत में धर्म, अर्थ, न्याय और लोक कल्याण पर आधारित थी। तो स्टूडेंट, प्राचीन भारतीय शासन कला सिर्फ राजगद्दी और सेना तक सीमित नहीं थी, ये थी एक एथिकल प्रैक्टिकल सिस्टम। यहाँ राजा को ईश्वर नहीं बल्कि प्रजा का सेवक माना गया था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो राजा होता था उसको ईश्वर नहीं बल्कि प्रजा का सेवक माना गया था। और इसी तरीके से पूरी ट्रेडिशन का गोल था धर्म की रक्षा करना, न्याय की स्थापना और लोक कल्याण। तो स्टूडेंट, इसी परंपरा को साइंटिफिक फॉर्म दिया हमारे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जान सकते हैं। इन्होंने अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में इसके बारे में हमें लिखा। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका मुख्य विवेचन यानी कि मेन बॉडी का आता है, मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस यानी कि प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत के बारे में। तो स्टूडेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया वाज पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो मूल उद्देश्य था शासन कला का वो लोक कल्याण था, वेलफेयर। और ईश्वर, जो राजा होता था उसको ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर बल्कि जनता का सेवक माना जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो स्टूडेंट, इसके शासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है रूल ऑफ धर्मा, यानी कि धर्म आधारित शासन को लेकर। तो स्टूडेंट, एंशिएंट इंडिया में जो धर्म का मतलब था वो सिर्फ रिलीजन ही नहीं था बल्कि ड्यूटी, जस्टिस और मोरालिटी भी था। तो राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता था वो धर्म की रक्षा करना होता था। तो महाभारत और मनुस्मृति में भी लिखा है कि राजा वही श्रेष्ठ है जो धर्म के अनुसार शासन करे। तो यही था हमारा धर्म आधारित शासन, रूल ऑफ धर्म। सेकंड हमारा आता है स्टूडेंट जस्टिस सिस्टम, यानी कि हमारी जो न्याय व्यवस्था थी उसको हम देख लेते हैं। तो जस्टिस सिस्टम को राज्य की रीढ़ माना गया था, जहां पर निष्पक्ष न्याय, दंड व्यवस्था, कानून सबके लिए समान, ये सभी इसके विशेषताएं थी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर राजा अपने ही रिश्तेदारों को गलत होने पर सजा देता है तो प्रजा का सिस्टम पर विश्वास बढ़ जाता है। थर्ड हमारा आता है स्टूडेंट लोक कल्याण, यानी कि वेलफेयर। तो वेलफेयर में अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडियन स्टेट जो था वो एक वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी राज्य था। तो राजा का पर्सनल कंफर्ट मैटर नहीं करता, प्रजा की हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। तो जैसे आज हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस, वैसे ही तब बोला जाता था प्रजा सुखे सुखे राज्य, यानी कि अगर जनता की सुखी है तो जो राजा है वो भी सुखी रहेगा। तो जनता की सुख सुविधा ही राजा का सुख माना गया था। फोर्थ हमारा आता है क्वालिटी ऑफ द किंग, यानी कि राजा के गुण। तो राजा के गुण में अगर हम बात करें जैसे सेल्फ कंट्रोल हो गया, विजडम हो गया या मोरल कंडक्ट हो गया, तो आत्म संयम, विद्या, साहस, नैतिकता, इस मतलब पावर के साथ करेक्टर भी होना चाहिए था राजा के पास। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन कला का व्यवहारिक रूप। तो अब हम बात कर लेते हैं शासन कला के व्यवहारिक रूप में। तो स्टूडेंट, एंशिएंट इंडिया में सिर्फ थ्योरी नहीं थी, कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग थी। तो सैद्धांतिक मूल्यों को प्रशासनिक व्यापार में लागू किया गया, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। तो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइड अमोंग मिनिस्टर, ऑफिसर्स, मिलिट्री लीडर्स एंड जजेस, यानी कि स्टूडेंट जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया था मंत्री परिषद, आमत्य, सेनापति और न्याय अधिकारी के रूप में। तो स्टूडेंट, बिल्कुल आज के ब्यूरोक्रेसी जैसा ये एक सिस्टम है। सेकंड हमारा आता है ए बैलेंस टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि कर प्रणाली संतुलित। तो स्टूडेंट, बैलेंस टैक्सेशन था, ओवर बर्डन नहीं था, टैक्स का यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता था। तो एग्जांपल के लिए अगर किसान ज्यादा टैक्स से परेशान हो जाए तो राज्य वीक हो जाता था। ये बात एंशिएंट थिंकर्स पहले से ही समझ चुके थे। तो स्टूडेंट, थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा आता है ए स्ट्रॉन्ग स्पॉन्ज सिस्टम, यानी कि जो गुप्तचर व्यवस्था थी, स्पाई सिस्टम भी जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट, ए स्ट्रॉन्ग स्पॉन्ज सिस्टम इंश्योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। राजा को रियल सिचुएशन बताने के लिए स्पाइस का नेटवर्क होता था, यानी कि कुछ गुप्तचर होते थे। तो इंटरनल सिक्योरिटी साथ ही एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों
दोनों पे नजर रखी जाती थी हमारी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से। तो यही था हमारा शासन कला का व्यवहारिक रूप। इसके बाद थर्ड स्टूडेंट जो हमारा आता है वो आता है कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत को लेकर। तो स्टूडेंट, कौटिल्य इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया इन द अर्थशास्त्र। ही एलोबरेटेड बोथ आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस। यानी कि जो हमारे कौटिल्य है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फर्स्ट साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रथम वैज्ञानिक विचारक उनको माना जाता है। तो उनकी जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसमें उन्होंने अपने शासन के सिद्धांत और व्यवहार दोनों को ही बताया। तो चलिए उनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है सप्तांग थ्योरी, यानी कि सप्तांग। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो राज्य के 7 ऑर्गन्स है, यानी कि जो कौटिल्य है वे कहते हैं कि राज्य के 7 अंग है। फर्स्ट हमारा आता है जो हमारे स्वामी होते हैं, यानी कि जो किंग होता है वो आता है। सेकंड आता है अमात्य, यानी कि मिनिस्टर्स। थर्ड हमारा आता है जनपद, यानी कि जो हमारे टेरिटरी एंड पीपल हो गए। दुर्ग आता है, यानी कि फोर्ट। फिर हमारा फिफ्थ आता है कोष, यानी कि ट्रेजरी। दंड आता है सिक्स्थ, जो लॉ एंड पनिशमेंट हो गई। सेवंथ आता है मित्र अलाइज, यानी कि जो कौटिल्य है वो कहता है कि जो हमारा राज्य है वो इन 7 अंगों से मिलकर बना है। अगर एक भी कमजोर हो तो जो राज्य है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये तो थी सप्तांग सिद्धांत हमारे कौटिल्य का। सेकंड हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ द किंग, यानी कि राज्य का कर्तव्य। तो राज्य का कर्तव्य क्या था उसको हम देखें तो द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइस इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। यानी कि स्टूडेंट, कौटिल्य का एक फेमस क्योट है, प्रजा सुखे सुखे राज्य। यानी मतलब राजा अपना फायदा नहीं, प्रजा का फायदा पहले देखने लगता है। तो राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही निहित है, ये हमारे कौटिल्य ने बताया है। थर्ड हमारा आता है वो हमारा आता है प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि व्यवहारिक नीति को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, एम्फेसिस ऑन रियलिज्म अलोंग विद मोरल गवर्नेंस, यानी कि कौटिल्य सिर्फ आइडियलिस्ट ही नहीं थे, वो रियलिस्ट भी थे। तो इथिक्स के साथ स्ट्रेटेजी, मोरलिटी के साथ प्रैक्टिकली, जैसे कि आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने देखने को मिल जाता है। तो कौटिल्य ने नैतिकता के साथ साथ व्यवहारिक राजनीति पर भी बल दिया। फिफ्थ हमारा जो फोर्थ आता है वो आता है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड। तो जो हमारी दंड नीति थी उसको हम बात कर लेते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि बिना पनिशमेंट के जो स्टेट है उसमें चाउस हो जाएगा, पर साथ ही जो दंड है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए और धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जो कौटिल्य का शासन सिद्धांत है वो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का ही एक संतुलित, यानी कि एक कंबाइंड रूप हमें प्रस्तुत करता है। तो एंसेंट इंडिया गवर्नेंस को हम कह सकते हैं इथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया, और कौटिल्य का जो मॉडल था वो आइडियलिज्म और रियलिज्म का बैलेंस था। तो इसी वजह से जो अर्थशास्त्र है वो आज भी रिलीवेंट है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व देखा जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, इन कंक्लूजन एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस वाज ए वेल बैलेंस्ड सिस्टम कंबाइनिंग मॉरल वैल्यूज विद प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो हमारा शासन कला है वो उच्च नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक प्रशासन का एक मेल थी। तो प्राचीन भारतीय शासन कला नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, लेकिन प्रैक्टिकली भी थी। और जो हमारे कौटिल्य थे, तो कौटिल्य ने इस ट्रेडिशन को वैज्ञानिक और संगठित रूप दिया। धर्म, न्याय, लोक कल्याण, ये 3 पिलर्स आज भी गुड गवर्नेंस के सबसे बेस माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से जो हमारी प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत थे वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, धर्म एंड दंड आर द 2 पिलर्स ऑफ द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जो धर्म और दंड की राज्य की हिंदू अवधारणा के 2 स्तंभ है उनके बारे में हमें बताना है, वो भी उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। यहीं से हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म एंड दंड इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यानी कि जो हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड की जो अवधारणा है, इनके सिग्निफिकेंस यानी कि इनके महत्व के बारे में हमसे पूछा गया है। तो चलिए
इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं और इसके आंसर को भी जब हम लिखेंगे तो इसकी शुरुआत भी हम सबसे पहले करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट वाज डीपली रूटेड इन मोरालिटी जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर रेदर देन मेयर पावर। यानी कि स्टूडेंट जो हमारी ये राज्य की अवधारणा है ये केवल शक्ति और शासन तक ही नहीं थी, ये हमारी नैतिकता, न्याय और लोक कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो स्टूडेंट प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य को केवल शक्ति का साधन ही नहीं बल्कि नैतिक संस्था माना गया। यहाँ पर जो स्टेट का काम होता था स्टूडेंट वो होता था न्याय देना, व्यवस्था बनाए रखना और लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। तो इसीलिए जो धर्म और दंड है ये राज्य के दो स्तंभ कहे गए। जो हमारा धर्म है वो हमारा नैतिक दिशा यानी कि मोरल डायरेक्शन प्रदान करता है और जो हमारा दंड है वो हमारा डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बनाए रखने का एक साधन होता है। तो स्टूडेंट हम यही कह सकते हैं कि जो धर्म और दंड है ये प्राचीन हिंदू राज्य अवधारणा के दो अनिवार्य आधार यानी कि दो अनिवार्य स्तंभ है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना, जिसके साथ ही हमारी ये प्रस्तावना कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य विवेचन, मुख्य भाग का आता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ धर्म इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो धर्म का महत्व है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझ लेते हैं कि आखिर जो धर्म है वो है क्या। तो धर्म वाज कॉन्सेप्ट द मोरल सोल ऑफ द स्टेट, इट रिप्रेजेंटेड ड्यूटी, जस्टिस, ट्रूथ एंड सोशल हार्मोनी। यानी कि स्टूडेंट एंशिएंट इंडिया में जो धर्म का मतलब था वो सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं था बल्कि वो था कर्तव्य, न्याय, सत्य और सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो धर्म है उसको कहा गया मोरल साउल ऑफ द स्टेट, यानी कि धर्म को मोरल साउल ऑफ द स्टेट कहा गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था। किंग्स फॉरमोस्ट ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट धर्म। तो राजा का सबसे बड़ा जो कर्तव्य था वो था धर्म की रक्षा करना। तो मनुस्मृति और महाभारत कहते हैं कि राजा वही है जो धर्म के अनुसार शासन करे। सेकंड स्टूडेंट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये मैंने अभी आपको बताया मनुस्मृति, महाभारत और रामायण में धर्म राज्य की अवधारणा में देखने को मिलते हैं और धर्म के अंतर्गत राजा को निष्पक्ष न्याय, लोक कल्याण और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। तो स्टूडेंट इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जो कि हमारा राम राज्य का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट सोचिए राम राज्य, राजा खुद का प्रजा से ऊपर नहीं मानता, राजा खुद को अकाउंटेबल मानता है। तो इसलिए जो राम राज्य है उसको कहा गया आइडियल धर्म बेस्ड स्टेट, यानी कि जो राम राज्य है वो धर्म आधारित शासन का आदर्श है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो राजा है वो स्वयं को राजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। तो स्टूडेंट यही था हमारा राम राज्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ दंड यानी कि पनिशमेंट, यानी कि जो दंड का महत्व है और उसकी भूमिका को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट दंड सिंबलाइज द कॉर्वेट्स अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, विदाउट पनिशमेंट लॉ एंड ऑर्डर कुड नॉट बी मेंटेन। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर जो दंड है वो आखिर है क्या। तो दंड को राज्य की शक्ति के और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। यानी कि दंड का मतलब है कानून, सजा, अनुशासन और राज्य की शक्ति। तो स्टूडेंट बिना दंड के लॉ इनएफेक्टिव हो जाता है और सोसाइटी में चाउस बढ़ जाता है, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो स्टूडेंट दंड से अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था भी सुदृढ़ रहती है। तो कौटिल्य के अनुसार भी अगर हम दंड की बात करें, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्लियरली कहा कि अगर दंड नहीं होगा तो जो सोसाइटी है वो मछली न्याय यानी कि बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश बन जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बड़ा वर्ग होगा वो निचले वर्ग को अन्याय और शोषण करेगा। इसलिए जो दंड है वो बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन के रूप में कही जाती है। तो स्टूडेंट दंड का प्रयोग जो है वो धर्म के अनुरूप और न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो आप अगर आज के एग्जाम्पल में देखें तो आज अगर ट्रैफिक रूल्स हो लेकिन चालान ना हो तो जो रूल्स है वो फॉलो होंगे जी नहीं। तो इसी तरह एंशिएंट थिंकर्स ने कहा कि धर्म के साथ जो दंड है वो भी जरूरी है। तो स्टूडेंट
अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य है उन्होंने दंड नीति को राज्य की आधारशिला बताया और कहा कि दंड ही राज्य को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। तो यही था हमारा दंड का महत्व और उसकी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड दंड, यानी कि धर्म और दंड का जो पारस्परिक संबंध है उसको देख लेते हैं। तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट जो हमारे धर्म और दंड थे ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। तो स्टूडेंट बैलेंस कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो धर्म और दंड ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। धर्म दंड को मॉरल डायरेक्शन देता है और जो दंड है वो धर्म को इन्फोर्स करता है। तो धर्म दंड को नैतिक दिशा देता है और दंड धर्म को पालन के सुनिश्चित करता है। तो स्टूडेंट अगर हमारा जो धर्म है तो रूल्स हो लेकिन पनिशमेंट ना हो तो जो लॉ है वो वीक हो जाएगा, नियम प्रभावीहीन हो जाएंगे। और अगर सिर्फ दंड हो तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेकिन मोरालिटी ना हो तो जो स्टेट है वो टायरेनिशियल बन जाएगा, यानी कि निरंकुश भी वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए हिंदू पॉलिटिकल थॉट कहते हैं कि जो हमारा धर्म और दंड है इन दोनों से ही हमारे जो सुशासन की व्यवस्था है वो बन जाती है। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से समझिएगा जो हमारे मनु है वो हमारी धर्म बेस्ड जस्टिस है और जो हमारा महाभारत है वो राजा का मोरल गार्जियन है। साथ ही जो हमारे यहाँ पर कौटिल्य थे उन्होंने दंड एज फाउंडेशन ऑफ स्टेट उनको कहा जाता है। तो सभी थिंकर्स ने बैलेंस पर जोर दिया। तो यही था हमारा धर्म और दंड का पारस्परिक संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे धर्म एंड दंड वर द टू पिलर्स ऑफ द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इन एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे दो भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो प्रमुख स्तंभ है वे है धर्म और दंड। तो धर्म ने राज्य को नैतिक आधार प्रदान किया लेकिन दंड ने राज्य को शक्ति और अनुशासन दिया। तो दोनों के बिना जो स्टेट है वह इधर वीक होता है या फिर वह निरंकुश बन जाता है। तो स्टूडेंट इसलिए सही कहा गया है कि जो धर्म और दंड है वो हिंदी राज्य अवधारणा के दो अनिवार्य स्तंभ है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन धर्म एंड धम, यानी कि जो धर्म और धम के बीच समानता है और उनके बीच जो अंतर है वो हमें बताना है। यहीं पे हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ धम एंड इन एंसेंट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू अशोक धर्म, यानी कि अशोक के धम के बारे में बताते हुए हमें धम की अवधारणा के बारे में बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल and moral thought that developed through various concepts among which धर्म and धम्म occupancy in significant place, यानी कि जो हमारा राजनीतिक चिंतन का जो विकास हुआ है वो धर्म और धम्म के माध्यम से हुआ है। इन दोनों का इसमें महत्वपूर्ण विकास देखा जाता है। तो स्टूडेंट प्राचीन भारतीय चिंतन में नैतिकता और कर्तव्य को हमेशा सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट हमारा धर्म और सेकंड हमारा धम्म। तो स्टूडेंट दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन उनके जो ऑर्गन नेचर और पर्पस है उनमें काफी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट जो धर्म है वो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस है, यानी कि नैतिक सामाजिक अवधारणा है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो हमारे अशोक की मोरल पॉलिसी है, यानी कि अशोक की जो राज्य नीति से जुड़ी एक अवधारणा है उसको हमने धर्म कहा है। तो स्टूडेंट इसलिए धर्म और धर्म की जो समानता है और अंतरों का विश्लेषण है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग को लेकर या मुख्य विवेचन को लेकर आता है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म यानी कि धर्म की अवधारणा को लेकर। तो धर्म वाज द कोर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इट डिड नॉट मेयरली सिग्निफाइज रिलीजन बट इनकॉम्प्रेस ड्यूटी, जस्टिस, ट्रूथ एंड सोशल ऑर्डर। तो स्टूडेंट एंशिएंट इंडिया में जो धर्म है वो सिर्फ रिलीजन नहीं था बल्कि वो था कर्तव्य, न्याय, सत्य, सामाजिक मर्यादा, यानी कि जो धर्म था वो एक वे ऑफ लाइफ था, यानी कि हमारे जो जीवन का मार्ग था वो धर्म था। तो स्टूडेंट
जो धर्म था वो व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों का ही मार्गदर्शक सिद्धांत था। तो राजा का प्राइमरी ड्यूटी धर्म की रक्षा करना होता था। मनुस्मृति, महाभारत और उपनिषद सब जगह पर धर्म का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। तो राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा करना माना जाता है। मनुस्मृति, वेद सब में धर्म की व्यापक चर्चा देखने को मिल जाती है। तो धर्म समाज में स्थिरता और नैतिक अनुशासन बनाए रखने का भी एक साधन था। तो स्टूडेंट कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक रूलर है, यानी कि ये हमारा एक डेमोक्रेटिक रूलर है धर्म। तो यही थी हमारी धर्म की अवधारणा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म विद स्पेशल रेफरेंस टू अशोका, यानी कि धर्म की अवधारणा अशोक के विशेष संदर्भ में। तो स्टूडेंट, धर्म वाज ए मोरल डॉक्ट्रिन इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड बाय एम्पायर अशोक एज ए स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टूडेंट जो धर्म है वो एक बौद्धिक विचारधारा है और इसे हमारे सम्राट अशोक ने राज्य नीति के रूप में अपनाया था। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं धर्म आखिर है क्या। तो धर्म एक इथिकल कोड था जो बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर था और इसका जो उद्देश्य था स्टूडेंट वो था समाज में नैतिक सुधार, हिंसा की जगह करुणा और असहिष्णुता की जगह सहिष्णुता। तो स्टूडेंट, अशोक धर्म इम्पेज नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, कॉम्पैशन एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो अशोक का धर्म है वो अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा पर आधारित था। तो कलिंग वॉर के बाद अशोक ने रियलाइज किया कि पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी, इसलिए उन्होंने हिंसा छोड़ी, धर्म अपनाया। तो अशोक ने अपना धर्म शिलालेखों, स्तंभ लेखों के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया। तो इसमें किसी विशेष धार्मिक पद का प्रचार नहीं होता। तो स्टूडेंट, इसकी जो विशेषता है वो यही है कि अहिंसा, दया और करुणा, माता पिता का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। तो स्टूडेंट, धर्म जो अशोक का धर्म है वो किसी एक रिलीजन का प्रमोशन नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी विशेष धार्मिक मत का प्रचार नहीं करता और इसका उद्देश्य था समाज में नैतिक सुधार और मानवीय मूल्य को स्थापित करना। तो स्टूडेंट, यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म विद सोशल स्पेशल रेफरेंस टू अशोका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन धर्म एंड धर्म, यानी कि धर्म और धर्म के बीच में जो समानताएं और अंतर है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं। तो बथ इम्पेजिस मोरलिटी एंड ड्यूटी, यानी कि दोनों नैतिकता पर आधारित थे, दोनों कर्तव्य पर जोर देते थे और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव या जो दोनों का गोल था वो लोक कल्याणी था, यानी कि पब्लिक वेलफेयर। तो स्टूडेंट, दोनों ही स्टेट और रूलर के कंडक्ट को गाइड करते थे, यानी कि राजा और शासक के आचरण को नियंत्रित करते थे। इसलिए ही कहा जा सकता है कि जो धर्म है वो एक एंटी धर्म के पूरक है। तो धर्म और धर्म के बीच समानता यही थी। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, अंतर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अंतर में हम देखेंगे धर्म इज ए ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट वेयर धर्म इज ए प्रैक्टिकल एंड ह्यूमनिस्टिक, यानी कि स्टूडेंट अगर हम बात करें जो धर्म है वो एक व्यापक और पारंपरिक अवधारणा है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो व्यवहारिक और मानवतावादी है। तो धर्म तो हमारा धार्मिक आस्थाओं का समावेश है, लेकिन जो धर्म है वो हमारा धार्मिक कर्मकांड से मुक्त होता है। तो धर्म हमारा शास्त्रों पर आधारित होता है, लेकिन जो धर्म है वो अशोक की नैतिक नीति का प्रतिफल माना जाता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा अब एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि जो धर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशन से बना हुआ और जो हमारा धर्म है वो मॉरल गाइडेंस फॉर डेली लाइफ है। तो दोनों का एम सेम है, बेटर सोसाइटी। तो अशोक का धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि उसका उदार और व्यवहारिक रूप था। तो यही था हमारा अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन धर्म एंड धर्म आर बोथ वर्टिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। धर्म प्रोवाइड्स ए ट्रेडिशनल मोरल फ्रेमवर्क, यानी कि स्टूडेंट जो ये दोनों ही अवधारणा थी ये हमारी धर्म, समाज और राज्य को एक परंपरागत नैतिक ढांचा प्रदान करती है। तो जो धर्म है उसने तो इंडियन सोसाइटी को एक व्यापक नैतिक ढांचा दिया, लेकिन जो अशोक का धर्म है उसी ढांचे को उसने मानवीय और सार्वभौमिक रूप दिया। तो दोनों में सिमिलरिटीज भी थी स्टूडेंट और क्लियर डिफरेंसेस भी है। तो इसलिए एग्जाम में हमेशा लिखना धर्म और धर्म समान होते हुए भी एक जैसे नहीं है। तो स्टूडेंट, हम यही कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर हमें देखने को मिल जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड पॉलिसी, व्हाट रोल डिड इट प्ले इन एंशिएंट इंडियन स्टेटक्राफ्ट। यानी कि जो न्याय और नीति है इनके बीच क्या संबंध है और प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका रही है। तो यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ जस्टिस एंड एथिक्स इन द इंडियन ट्रेडिशन, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम रिलीवेंट टेक्स्ट। यानी कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें न्याय और नीति का क्या महत्व है और इसको हमें प्रासंगिक ग्रंथों के उपयुक्त उदाहरणों से बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एंशिएंट इंडियन स्टेट ग्राफ्ट एंड पॉलिटिकल थॉट वर डीपली रूटेड इन मोरालिटी, जस्टिस एंड इथिकल गवर्नेंस। तो स्टूडेंट जो हमारा भारतीय राजनीतिक शासन और भारतीय राजनीतिक चिंतन है इन दोनों का जो आधार था वो नैतिकता, न्याय और नीति पर टिका हुआ था। तो प्राचीन भारतीय शासन कला में राज्य को सिर्फ पावर स्ट्रक्चर ही नहीं स्टूडेंट बल्कि मोरल इंस्टीट्यूशन माना गया था। तो इस सिस्टम के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है, फर्स्ट हमारा न्याय और सेकंड हमारा जो है वो है हमारा नीति। तो स्टूडेंट ये दो पिलर्स थे ऐसे। तो जो हमारा न्याय था वो हमारा एक फॉरल फाउंडेशन था, लेकिन जो हमारी नीति थी वो हमारा एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो इन दोनों का बैलेंस को ही जो सुशासन है यानी कि गुड गवर्नेंस है वो इन दोनों के बैलेंस को ही कहा गया। तो इससे जो भूमिका है राज्य की उससे राज्य की स्थिरता और जो लोक कल्याण है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मुख्य विवेचन यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की अवधारणा और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम न्याय का अर्थ समझ लेते हैं। तो इन इंडियन tradition justice was not limited to legal decision but was based on truth, धर्म एंड इक्वालिटी। यानी कि स्टूडेंट एंशिएंट इंडिया में जो न्याय का मतलब था वो सिर्फ कोर्ट का डिसीजन ही नहीं था बल्कि था सत्य, मत समानता और धर्म पर आधारित व्यवस्था। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो राजा का प्रथम कर्तव्य है वो न्याय प्रदान करना था। तो न्याय का जो महत्व था वो सोसाइटी में ट्रस्ट क्रिएट करना था, वीक को प्रोटेक्शन देता था और स्टेट को लेजिमेटरी देता था। तो महाभारत में कहा गया है स्टूडेंट कि जहां पर न्याय नहीं होगा वहां पर जो राज्य है वो टिक नहीं पाएगा, वो वहां पर समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट सोचिए एक राजा रिच और पुअर दोनों के सेम पनिशमेंट देता है, अपने मिनिस्टर को भी गलत होने पर सजा देता है, तो लोग कहते हैं कि ये न्यायप्रिय राजा है। तो स्टूडेंट न्याय का उद्देश्य जो है वो समाज में समता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पॉलिसी यानी कि नीति की अवधारणा और उसके स्वरूप को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर जो नीति है वो आखिर है क्या। तो नीति रिप्रेजेंटेड प्रैक्टिकल विजडम, इथिकल कॉन्डक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। यानी कि जो नीति है वो व्यवहारिक विवेक, सदाचार और प्रशासनिक कुशलता का एक प्रतीक मानी जाती है। तो स्टूडेंट नीति का मतलब है व्यवहारिक विवेक, प्रशासकीय कुशलता और सही समय पर सही निर्णय। तो नीति को हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट जो नीति है उसमें राजा और शासकों के जो आचरण के नियम है वे हमारे निहित होते हैं। तो इन द अर्थशास्त्र कौटिल्य डिस्कस नीति एज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर एंड पीस और रिलीवेंस पॉलिसी सब कुछ एक नीति का ही हिस्सा थी। तो इसलिए कौटिल्य का जो रियलिस्ट थिंकर है वो उसको माना जाता है। तो स्टूडेंट कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नीति को व्यवहारिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया। नीति शासन में दैनिक कार्यों, निर्णयों और प्रशासनिक रणनीतियों को दिशा देता है। और यहाँ पर जो नीति का उद्देश्य होता है वो राज्य संचालन को प्रभावी और संतुलित बनाना होता है। तो स्टूडेंट आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। आज अगर गवर्नमेंट सिर्फ इमोशनल डिसीजन ले लेकिन प्लानिंग ना हो तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह एंशिएंट थिंकर्स ने कहा कि जस्टिस को पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो यही था स्टूडेंट हमारा नीति की अवधारणा और उसका स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड पॉलिसी यानी कि न्याय और नीति के बीच में क्या संबंध है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे न्याय और नीति है इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप क्या है। यानी कि जस्टिस
एंड पॉलिटी वर डीपली इंटरकनेक्टेड, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट जो न्याय है वो नीति को मोरल डायरेक्शन यानी कि नैतिक आधार प्रदान करती है, और जो नीति है वो न्याय को ग्राउंड रियलिटी में अप्लाई करती है, यानी कि उसके व्यावहारिक रूप लागन करने का एक साधन देती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर स्टूडेंट सिर्फ न्याय होगा तो आइडियल्स हो लेकिन प्लानिंग ना हो तो सिस्टम इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, और अगर सिर्फ नीति हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज हो लेकिन मोरलिटी ना हो तो जो स्टेट है वो निरंकुश बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्याय और नीति है ये दोनों मिलकर ही एक स्थिर और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो यही था हमारा न्याय और नीति के बीच संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एग्जाम्पल फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, यानी कि प्राचीन ग्रंथों में न्याय और नीति के उदाहरण को लेकर। तो इनके उदाहरण में सबसे पहले हम बात करेंगे मनुस्मृति। तो इम्पेजिट द किंग एज द गार्जियन ऑफ जस्टिस, यानी कि जो राजा है उसको प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पर जो लॉ है वो धर्म बेस होता था। महाभारत में अगर हम बात करें तो महाभारत में जो युधिष्ठिर था वो सिंबल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का सिंबल माना जाता था, और राज धर्म का क्लियर कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया गया है। थर्ड हमारा आता है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित है। तो इसमें कौटिल्य ने जस्टिस और पॉलिसी का एक बैलेंस दिखाया, और पनिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर यूज उन्होंने बताया। तो स्टूडेंट ये जो टेक्स्ट है, ये जो हमारे ग्रंथ है, ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में गवर्नेंस इथिकल भी था और हमारा प्रैक्टिकल भी था। तो प्राचीन भारतीय शासन कला में न्याय ने राज्य को नैतिक वैधता दी, जबकि नीति ने उसे व्यावहारिक शक्ति प्रदान करी। तो यही था हमारा प्राचीन ग्रंथों में न्याय और नीति के उदाहरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे जस्टिस एंड पॉलिसी वर क्लोजली लिंक्ड इन एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारतीय शासन कला है उसमें न्याय और नीति का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो न्याय के बिना जो शासन है वो अन्याय हो जाता है, और नीति के बिना जो शासन है वो कमजोर हो जाता है। तो इंडियन ट्रेडिशंस ने दोनों का बैलेंस सिखाया, इसलिए जो न्याय और नीति है ये दोनों ही प्राचीन भारतीय शासन कला के अपरिहार्य और पूरक तत्व माने जाते हैं, और इसलिए इनको अनिवार्य स्तंभ भारतीय राजनीतिक चिंतन का बताया गया है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सभा एंड समिति, क्राइटिकली इवैल्यूएट द रिलेशनशिप, यानी कि जो सभा और समिति है उसके स्वरूप और कार्य के बारे में हमें बताना है, साथ ही उनके संबंधों की आलोचना भी हमें यहाँ पर करनी है। तो यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डिस्कस द फंक्शन एंड रिलेवेंस ऑफ सभा एंड समिति एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक संस्थाओं के रूप में जो हमारी सभा और समिति है इनके कार्य और इनकी प्रासंगिकता पर हमें चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर को लिखने से पहले, इसकी प्रस्तावना को लिखने से पहले मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपसे गिववे के 3 क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के बीच में कहीं भी, और आपको उनके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं, और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों करेक्ट आंसर देंगे तो जो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा आता है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। तो आपको राज्य के पार्ट, जो हमारे राज्य है उसके पार्ट्स बताने हैं कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है वैदिक काल की वह प्रतिनिधि संस्था कौन सी थी जो अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है। तो सबसे लोकतांत्रिक वैदिक काल की प्रतिनिधि संस्था को आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है सम्राट अशोक की राज्य नीति का नैतिक सिद्धांत क्या कहलाता है। तो जो हमारे सम्राट अशोक की राज्य नीति का जो नैतिक सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, इसको भी आपको बताना है। तो यही थे हमारे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो स्टूडेंट चलिए ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो स्टूडेंट इसकी प्रस्तावना में हम
ancient Indian political system was not entirely king concept include institution that ensure collective insulation and public participation। यानी कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चलती थी और उसमें विभिन्न जन भागीदारी का प्रावधान भी था। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से राजा केंद्रित नहीं थी। वैदिक पीरियड में राजा, सभा, समिति ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी ने मिलकर ही गवर्नेंस को चलाते थे। तो जो सभा और समिति थी वे स्टूडेंट ऐसी दो राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह, नीतिगत निर्णय और जन भागीदारी को संभव बनाती थी। तो स्टूडेंट ये जो परंपरा है हमारी राजनीतिक परंपरा, तो इसमें सभा और समिति ने ही लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य विवेचन को लेकर आता है। तो मेन बॉडी में जो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है नेचर एंड फंक्शन ऑफ सभा, यानी कि सभा का स्वरूप और उसके कार्य को लेकर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर सभा थी क्या। तो सभा वॉज ए रिलेटिवली परमानेंट बॉडी विद लिमिटेड मेंबरशिप, यानी कि सभा एक स्थायी और सीमित सदस्य वाली एक संस्था थी और इसके जो सदस्य होते थे वे वरिष्ठ विद्वान और प्रतिष्ठित और अनुभवी लोग होते थे। और इसका जो स्थान होता था स्टूडेंट, इसका जो स्थान था वो अक्सर राज दरबार से ये जुड़ी होती थी। और अब हम समझ लेते हैं सभा के कार्य क्या थे। तो सभा के कार्य में अगर हम बात करें, सभा डील्ट विद जुडिशियल मैटर एंड एडवाइज द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सभा का कार्य थे वो राजा को प्रशासनिक सलाह देना, न्यायिक मामलों पर विचार करना, सामाजिक नैतिक अनुशासन बनाए रखना। तो स्टूडेंट इसलिए जो सभा था, सभा को एडवाइजरी और जुडिशियल बॉडी माना जा सकता है। तो सभा को कभी कभी राज दरबार से भी जोड़ा जाता है जहां पर राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। तो यही था हमारे सभा का स्वरूप और कार्य। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। सोचिए किसी राज्य में लैंड डिस्प्यूट हो तो राजा अकेला डिसीजन लेने के बजाय सभा से सलाह लेता है। तो यही था हमारा कॉन्सुलेटिव गवर्नेंस। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सभा का स्वरूप और उसके कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है नेचर एंड फंक्शन ऑफ समिति, यानी कि समिति का स्वरूप और समिति के कार्य को लेकर। तो समिति वॉज ए ब्रॉडर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो समिति थी वो क्या थी। तो समिति एक बृहद और जन आधारित संस्था थी। इसमें जो जनता थी वो आम जनता की भागीदारी इसमें होती थी और इसका ज्यादा लोकतांत्रिक रूप भी हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं जो समिति थी, जो कमेटी थी, वो वॉइस ऑफ पीपल थी, यानी कि जनता की आवाज थी। तो अब समिति के कार्य अगर हम बात करें तो इट पार्टिसिपेटेड इन पॉलिसी मेकिंग एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रॉयल डिसीजंस, यानी कि नीति निर्माण में भागीदारी, युद्ध और शांति जैसे विषयों पर निर्णय, राजाओं की नीतियों पर नियंत्रण करना, ये सभी हमारे समिति के कार्य थे। तो इसलिए कहा जाता है कि समिति अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है और ये हमारे युद्ध, शांति और राज्य विस्तार जैसे विषयों पर भी चर्चा करती थी। तो जैसे आज पार्लियामेंट हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, वैसे ये एंशिएंट टाइम में थी हमारी समिति। तो यही थी हमारी समिति का स्वरूप और कार्य। थर्ड हमारा आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सभा एंड समिति, यानी कि सभा और समिति के संबंधों की आलोचना हमें करनी है। तो सभा एंड समिति कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, यानी कि ये जो दोनों ही थी, सभा और समिति, ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक थी। जो सभा थी वो अनुभव और बुद्धिमत्ता थी, यानी कि अनुभव और विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन जो हमारी समिति थी वो जनमत और सहभागिता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो दोनों ही मिलकर राज्य की निरंकुशता और राज्य की जो शक्ति थी उस पर नियंत्रण रखती थी। तो स्टूडेंट समय के साथ जो राजतंत्र है उसके सुदृढ़ होने पर भी इनकी शक्ति में कमी आई। तो स्टूडेंट इनमें सब कुछ परफेक्ट नहीं था, कुछ इनकी लिमिटाइजेशन यानी कि इनकी कुछ सीमाएं भी थी। तो सीमाएं ये थी कि जैसे कि महिला और निम्न वर्गों की भागीदारी इसमें सीमित थी। राज्य के समय के साथ राज्य की शक्ति भी बढ़ी और उत्तर वैदिक काल में इनकी भूमिका कम होती गई। तो डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं थी पर रूट्स जरूर हमें मिल गया था। तो ये प्रारंभिक भारतीय राजनीति चेतना का एक
प्रतीक भी थी। तो यही था हमारा सभा और समिति के संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलीवेंस ऑफ सभा एंड समिति, यानी कि सभा और समिति की प्रासंगिकता को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इन संस्थाओं ने प्रशासनात्मक शासन की परंपरा को जन्म दिया। तो कॉन्सुलेशन बेस्ड गवर्नेंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अर्ली डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज, ये सभी हमारे इन संस्थाओं के माध्यम से ही हमारे इतिहास में हो पाए। सेकंड, अगर हम मॉडर्न रिविलेंस की बात करें, आधुनिक लोकतंत्र की बात करें, तो उसमें ये पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव बॉडीज, इन सब की कॉन्सेप्टफुल रूट सभा समिति में ही देखी जाती है। तो जन सहभागिता और सामूहिक निर्णय की भावना को भी इनसे ही बढ़ावा मिला। तो स्टूडेंट, सभा और समिति प्राचीन भारतीय शासन में राज्य की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण का एक प्रारंभिक प्रयास थी। तो यही था हमारा सभा और समिति की प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे सभा एंड समिति वर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन ऑफ एंसेंट इंडिया, यानी कि जो हमारी सभा और समिति थी ये दो राजनीतिक संस्थाएं थी। जो हमारी सभा थी उसने प्रशासनिक और न्यायिक मार्गदर्शन दिया, और जो हमारी समिति थी उसने व्यापक और जन भागीदारी सहभागिता सुनिश्चित करी। तो स्टूडेंट, दोनों ने मिलकर ही प्राचीन भारत में सहभागी और उत्तरदायित्व शासन की नींव रखी। यद्यपि समय के साथ इनकी शक्ति कम हुई, फिर भी जो हमारा सभा और समिति है इनकी भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की ये ऐतिहासिक आधारशिला और इनका वैचारिक महत्व बहुत ही ज्यादा माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, यानी कि जो राष्ट्र और राज्य की अवधारणा है इसके बीच समानता और इसके बीच भिन्नताओं को हमें बताना है। यहीं पे हमसे अथवा या और करके पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट एंड नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। Do you think the idea of the modern nation state evolved from this concept? Give reason for your answer। यानी कि जो हमारे राज्य और राष्ट्र की अवधारणा उसको हमें बताना है, साथ ही हमें बताना है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का विचार हमारा इन्हीं अवधारणाओं से विकसित हुआ है, कारणों सहित हमें इसका आंसर देना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन पॉलिटिकल साइंस नेशन एंड स्टेट आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली थ्रू दे डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी कि स्टूडेंट ये हमारे ऐसी जो अवधारणाएं थी दोनों ये एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता था, जबकि दोनों में महत्वपूर्ण समानताएं और स्पष्ट भिन्नताएं हमें देखने को मिल जाती है। तो राजनीति विज्ञान में राष्ट्र यानी कि नेशन और राज्य यानी कि स्टेट ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन आम जिंदगी में इन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में स्टूडेंट जो हमारा राज्य है उसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन कहा गया, और जो हमारा राष्ट्र है उसको कल्चरल, इमोशनल और हिस्टोरिकल यूनिटी कहा गया। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम नेशन स्टेट देखते हैं वो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो इनके संयोजन से ही हमारा मॉडर्न स्टेट बना है। तो इसलिए जो हमारे ये दोनों अवधारणा होती है राष्ट्र और राज्य की, इनका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो राज्य की अवधारणा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर राज्य है क्या। तो द स्टेट इज अंडरस्टूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्टूडेंट राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जो सोवर्जिनिटी के साथ काम करती है। तो स्टूडेंट निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, तो ये सभी हमारे एक राज्य के अंदर आते हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है स्टूडेंट, उसमें उन्होंने राज्य को सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से समझाया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कौटिल्य है उसने राज्य के 7 अंग बताए: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो स्टेट एक तरीके से प्रैक्टिकल गवर्नेंस सिस्टम था। तो स्टूडेंट राज्य के प्रमुख तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता थी, और इसका जो उद्देश्य होता था, जो मेन फंक्शन था स्टूडेंट,
जो ऑब्जेक्टिव था वो हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना था। तो स्टूडेंट प्राचीन भारत में राज्यों को व्यवहारिक और प्रशासनिक संस्था भी माना जाता था, यानी कि जो नेशन था वो एक तरह का साउल ऑफ सोसाइटी मानी जाती थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो द नेशन इन इंडियन ट्रेडिशन सिंबल्स कल्चर एंड मॉरल यूनिटी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा राष्ट्र है वो भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक और नैतिक एकता का एक प्रतीक था। तो स्टूडेंट अनसेंट इंडिया में अलग अलग राजा, अलग अलग राज्य थे, लेकिन जो फिर भी जो भारत था वो भारतवर्ष एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में एग्जिट करता था। तो भारतवर्ष की जो अवधारणा वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुई। तो द नेशन वॉज नॉट कॉन्फाइंड बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज बट बाय इमोशनल यूनिटी, यानी कि ये हमारा जो राष्ट्र था वो राजनीतिक सीमाओं से अधिक भावनात्मक एकता पर आधारित था। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्र है उसको समाज की आत्मा या साउल ऑफ सोसाइटी भी कहा गया। तो यही था हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन नेशन एंड स्टेट, यानी कि राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या समानताएं थी। तो अगर हम बात करें बोथ रिलेटेड टू कलेक्टिव लाइफ, यानी कि दोनों ही सामूहिक जीवन से जुड़े हैं, दोनों एकता और संगठन को दर्शाते हैं और साथ ही दोनों की जो पहचान और सुरक्षा है इनसे ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यही थे हमारे राष्ट्र और राज्य के बीच समानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंसेस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, यानी कि अब इनके बीच में हम भिन्नताएं देख लेते हैं, आखिर इनके बीच में भिन्नताएं क्या है। तो ए नेशन इज ए कल्चरल एंड इमोशनल एंटिटी, यानी कि जो राष्ट्र होता है वो भावनात्मक और सांस्कृतिक अवधारणा होती है, लेकिन जो राज्य होता है वो राजनीतिक और कानूनी संस्था होती है। तो राष्ट्र के लिए संप्रभुता आवश्यक नहीं है और जो हमारा राज्य है उसके लिए संप्रभुता अनिवार्य है। तो स्टूडेंट राष्ट्र दीर्घकालिक और स्थायी होता है, जबकि जो हमारा राज्य है वो बदल सकता है। तो यही थी हमारे राष्ट्र और राज्य के बीच में भिन्नताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी कि क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा इन्हीं से विकसित हुई है। तो जान लेते हैं, जी हाँ हम कह सकते हैं आंशिक रूप से हम इसको कह सकते हैं कि ये थॉट सही है। तो स्टूडेंट यस द मॉडर्न नेशन स्टेट इन्वॉल्व फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एंसेंट इंडियन थॉट में जो राजनीतिक सत्ता है उसको सांस्कृतिक एकता से जोड़ने का ये एक आइडिया था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भारतीय चिंतन में यह विचार निहित था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक सांस्कृतिक एकता से जुड़ी है। वहीं पर अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में इस कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म मिला। तो मॉडर्न नेशन स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेट और कल्चरल नेशन का एक समावेशन या एक कॉम्बिनेशन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें इंडिया आज के समय में, तो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और लॉ से चलता है, और जो नेशन है वो इंडियन कल्चर, यूनिटी और आइडेंटिटी से चलता है। तो दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के बिना जो इनकम्प्लीट है वो अधूरे रह जाते हैं। तो यही था क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा इन्हीं से विकसित हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे टू कंक्लूड नेशन एंड स्टेट आर डिस्टिंक्ट येट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स, यानी कि ये दोनों ही भिन्न है लेकिन एक दूसरे के पूरक है। और स्टूडेंट राष्ट्र और राज्य अलग धारणाएं हैं लेकिन परस्पर पूरक भी है। तो स्टेट के बिना जो नेशन है वो प्रैक्टिकली वीक है, और जो नेशन है, नेशन के बिना जो स्टेट है वो इमोशनली होलो। तो इसीलिए आधुनिक राष्ट्र राज्य, राष्ट्र और राज्य दोनों के संतुलन पर यह आधारित है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय विचारधारा है उसने आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एवेल्युएट द फंक्शन ऑफ नॉन मोनार्चिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों के कामकाज का हमें मूल्यांकन करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया क्राइटिकली एनालाइज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्ची इन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, यानी कि जो हमारा प्राचीन और मध्यकालीन भारत है उसमें राजशाही संस्था की उत्पत्ति और उसके विकास की हमें आलोचना करनी है।
तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ मोनार्ची, यानी कि जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था थी प्राचीन काल में, वो केवल राजशाही नहीं थी, बल्कि वो हमारे एक तरीके से गैर राजशाही या गणनात्मक शासक प्रणाली अभी उस समय चलती थी। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ किंग्स और डायनेस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं थी। राजशाही जिसे कि हम मोनार्ची कहते हैं और गण संघ जिसे कि हम रिपब्लिक्स कहते हैं, तो दोनों सिस्टम को जो कॉन्सिस्टेंस था वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। तो स्टूडेंट टाइम के साथ ही जो हमारा समय था उसके साथ ही राजशाही का राइज, गाना सिस्टम का डिक्लाइन और इसी एवोल्यूशन को आज हम समझेंगे हमारे इस आंसर में कि जो हमारा राजशाही की उत्पत्ति और विकास है वो किस तरीके से हुई। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे मुख्य विवेचन में, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मोनार्चिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में गैर राजशाही शासन के रूप में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर जो गैर राजशाही शासन है वो आखिर था क्या। तो एंशिएंट इंडिया विटनेस्ड रिपब्लिकन फॉर्म सच एज गन्सन एंड संघस, यानी कि इन सिस्टम में पावर किसी एक राजा के पास नहीं बल्कि सभा या परिषद के पास होती है। तो इसके प्रमुख रूप अगर हम बात करें, एक फर्स्ट हमारा होते हैं गण और सेकंड होते हैं हमारे संघ। तो स्टूडेंट गण एक सामूहिक शासन होता है, तो इसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति के बजाय सभा या परिषद के पास होती है। और जो संघ होता है ये कई गणों का एक समूह होता है, यानी कि कई कुलों या गणों का संगठन, जैसे हमारा वज्जी संघ था। तो फेमस अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें हमारा आता है जैसे लिच्छवी हो गया, शाक्य हो गया, मल्ल हो गया। तो ये जो गणराज्य थे ये सभी हमारे इसके प्रमुख एग्जाम्पल या इसके प्रमुख उदाहरण देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये सब रिपब्लिकन स्टेट्स थे, तो इन व्यवस्थाओं में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो यही थी हमारी प्राचीन भारत में गैर राजशाही शासन के रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्किंग ऑफ नॉन मोनार्चिकल गवर्नमेंट्स, यानी कि गैर राजशाही शासन का कामकाज या उसके कार्य प्रणाली के बारे में। तो स्टूडेंट गवर्नेंस कैसे चलता था उसको हम देख लेते हैं। तो गवर्नेंस वाज कंडक्ट थ्रू असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, यानी कि जो हमारा गवर्नेंस था उसमें हमारा सभा और समिति के माध्यम से चलता था। निर्णय सामूहिक रूप से सभा समिति की इसमें भूमिका होती थी और प्रमुख अधिकारी जैसे कि गणपति या राजा केवल ये प्रथम नागरिक माने जाते थे। तो गणपति को फर्स्ट अमोंग इक्वल्स कहा जाता था। वहीं पर जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है वज्जी गणराज्य के डेमोक्रेटिक प्रोड्यूसर का जिक्र हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स या मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें, स्ट्रेंथ क्या थी, इसमें जनभागिता, उत्तरदायित्व और परामर्श ये सभी हमें देखने को मिलता है, यानी कि ईयरली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और लिमिटेशन या सीमाएं की या वीकनेस की बात करें तो स्टूडेंट इसमें आंतरिक मतभेद, केंद्रीय सत्ता कमजोर, संघीय संगठन में कमजोरी और इसी वजह से ही जो सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग मोनार्चीज के सामने टिक नहीं पाए। तो स्टूडेंट यही था गैर राजशाही शासन का कामकाज या उनकी कार्य प्रणाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ओरिजिन ऑफ मोनार्ची इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि राजशाही संस्था की उत्पत्ति हमारे प्राचीन भारत में। तो राजशाही क्यों विकसित हुई उसको हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा राजशाही था इसका जो उदय हुआ था वो एक तरीके से आप कह सकते हो ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो टाइम के साथ स्टूडेंट जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, कृषि और कर प्रणाली विकसित हुई, भारी आक्रमण बढ़े, तो उस समय एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत पड़ी। और वहीं पर जो हमारा वैदिक साहित्य था उसमें राजा को धर्म का रक्षण यानी कि किंग एज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म कहा गया था। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से जो राजशाही है वो एक संगठित शासन प्रणाली के रूप में विकसित हो गई। तो यही था हमारा राजशाही संस्था की उत्पत्ति प्राचीन भारत में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ मोनार्ची फ्रॉम एंशिएंट टू मेडाइवल इंडिया, यानी कि राजशाही का विकास जो था प्राचीन से मध्यकालीन भारत तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट अंडर द मौर्यस, यानी कि मौर्य पीरियड में। तो स्टूडेंट
इस समय हाईली सेंट्रलाइज मोनार्ची, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, कौटिल्य अर्थशास्त्र ये सभी हमारे आ गए थे, जिससे कि जो राजशाही है वो अत्यंत केंद्रीकृत और संगठित हो गई थी। उसके बाद सेकंड आता है ड्यूरिंग द गुप्त काल, यानी कि गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो इस समय डिवाइन किंगशिप कॉन्सेप्ट, रिलीजन लिजिटिमेसी, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे जो राजशाही है उसको धार्मिक वैधता प्राप्त हुई। और इन मिडाइवल इंडिया की बात करें, यानी कि मिडाइवल पीरियड में बात करें, तो उसमें स्टूडेंट फेड्यूलिज्म, किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिड्यूस पब्लिक पार्टिसिपेशन जो थी, इन सभी से समानता व्यवस्था के कारण जो राजा थी उसकी शक्ति विकेंद्रीकृत हो गई। तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने की जो धारणा थी वो भी प्रबल हो गई। तो अब हम इसके कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण यानी कि क्राइटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो मोनार्ची प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा राजशाही है वो स्थायित्व और प्रशासनिक दक्षता प्रदान थी, लेकिन उसमें निरंकुशता, वर्गभेद और जनसहभागिता की कमी हमें देखने को मिलती है। वहीं पर जो हमारी गैर राजशाही व्यवस्था थी वो इसकी तुलना में थोड़ी कम लोकतांत्रिक यानी कि लेस डेमोक्रेटिक वो देखने को मिलती है। तो यही था हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो दोनों के अपने स्ट्रेंथ और अपने ही वीकनेस थे। तो प्राचीन भारत में गैर राजशाही व्यवस्था लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक थी, जबकि राजशाही प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक स्थिरता का माध्यम बनी। तो यही था हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो इन कंक्लूजन, नॉन मोनार्चिकल गवर्नमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया रिप्रेजेंटेड अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी कि भारत में जो गैर राजशाही शासन प्रणाली है वो हमारी लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक थी, लेकिन जो राजशाही संस्था थी स्टूडेंट, तो एंशिएंट इंडिया में राजशाही और गैर राजशाही दोनों का एक कॉन्स्टेंस बहुत था। तो टाइम और कर्चुमेटेंस के हिसाब से जो राजशाही है वो डोमिनेट हो गई, लेकिन जो गैर राजशाही प्रणालियां है वो भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा की स्ट्रॉन्ग रूट्स को दिखाती है। तो स्टूडेंट इसलिए ही दोनों व्यवस्थाएं भारतीय राजनीतिक इतिहास की अविभाज्य या उसकी बहुलता और समृद्धि को बढ़ाने वाली साबित होती है। तो स्टूडेंट दोनों का ही समान महत्व, गैर राजशाही और राजशाही दोनों का ही समान महत्व हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द वर्ण सिस्टम, व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विकास है वो किस तरीके से हुआ और इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ण एंड कास्ट सिस्टम, हाउएवर दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन एंशिएंट इंडिया, गिव सूटेबल एग्जांपल फॉर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, यानी कि वर्ण और जाति व्यवस्था क्या थी वो हमें बतानी है और इन्हें प्राचीन भारत में संस्थागत कैसे बनाया गया, ऐतिहासिक ग्रंथों के उदाहरण से हमें इसको बताना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखें टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी द स्टडी ऑफ द वर्ण एंड कास्ट सिस्टम इज एसेंशियल, यानी कि स्टूडेंट वर्ण और जाति व्यवस्था हमारे ऐसी थी जिससे कि हम अपने प्राचीन भारतीय समाज की संरचना समझ सकते थे। तो प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिए वर्ण और जाति व्यवस्था का स्टडी बहुत जरूरी है। अगर हम ईयरली वैदिक पीरियड में बात करें तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली थी, कर्म यानी कि ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी। लेकिन स्टूडेंट समय के साथ साथ ये जो व्यवस्था थी ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और सोसाइटी पर इसका डीप इम्पैक्ट भी पड़ने लगा। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन के एनालाइज हम आज करेंगे। तो वर्ण से जाति व्यवस्था के विकास और उसके प्रभावों का विश्लेषण हमें करना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य भाग में अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम, यानी कि वर्ण व्यवस्था की अवधारणा को लेकर कि जो वर्ण व्यवस्था आखिर वो थी क्या। तो द वर्ण सिस्टम इज मेंशन इन द पुरुष सूक्त ऑफ द
ऋग्वेद विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 वंश, यानी कि वर्ण का जो जिक्र है वो सबसे पहले हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलता है। सोसाइटी को वहां पे 4 वर्णों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो हमारा आता है ब्राह्मण, जिनका कार्य ज्ञान और यज्ञ का था। सेकंड आता है क्षत्रिय, जिनका कार्य शासन और रक्षा का था। थर्ड आता है वैश्य, जिनका कार्य कृषि पशुपालन और व्यापार का था। और फोर्थ आते थे शूद्र, जिनका कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का था। तो ये डिवीजन कर्म और गुण पर आधारित था, ये किसी भी तरह का कोई जन्म पर आधारित नहीं था। तो स्टूडेंट ये हमारी सामाजिक गतिशीलता इसमें संभव थी। तो यही था हमारा वर्ण व्यवस्था की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंट फ्रॉम वर्ण टू कास्ट सिस्टम, यानी कि वर्ण से जाति व्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ। तो स्टूडेंट इससे पहले आप सोचिए, कोई शूद्र फैमिली का बच्चा अगर नॉलेज और टैलेंट रखता हो वो ब्राह्मण कार्य कर सकता था। ये हमारा ईयरली वैदिक पीरियड में फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन धीरे धीरे जो ये व्यवस्था थी ये वर्ण से जाति व्यवस्था में बदल गई। तो परिवर्तन कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। ओवर टाइम द वर्ण सिस्टम बिकम रिगिड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बर्थ बेस्ड सिस्टम, कास्ट सिस्टम, यानी कि टाइम के साथ जो सिस्टम है वो रिगिड होता गया, उसमें कठोरता आई और ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभाजन स्थायी होने लगा, समाज कॉम्प्लेक्स हुआ, ऑक्यूपेशन हेरिडिटेटरी हो गई और विवाह, भोजन और व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाए गए। तो स्टूडेंट रिजल्ट यही हुआ कि जो वर्ण था वो जाति में बदल गया। तो स्टूडेंट जाति व्यवस्था की पहचान यही थी कि जन्म आधारित पहचान हो गई, इंडोमिजनी यानी कि अपनी जाति में विवाह करने के लिए बात की गई, भोजन और सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए, साथ ही असंख्य उपजातियां भी बढ़ गई। तो मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ थे उसमें इसी सिस्टम को धार्मिक वैधता दी गई। तो इसी प्रकार से जाति व्यवस्था ने समाज को असंख्य उपजातियों में विभाजित कर दिया था। तो यही था हमारा डेवलपमेंट फ्रॉम वर्ण टू कास्ट सिस्टम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम टेक्सचुअल एविडेंस, यानी कि जाति व्यवस्था का संस्थातीकरण ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से। तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? सबसे पहला आता है मनुस्मृति, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट ड्यूटीज एंड पनिशमेंट, यानी कि जाति आधारित कर्तव्य और दंड की इसमें उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है हमारा धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, तो इसमें हमें सामाजिक आचरण के नियम मिलते हैं, सामाजिक नियम मिलते हैं। थर्ड आता है महाभारत, तो डिस्कशन ऑफ वर्ण धर्म एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसमें हमें वर्ण धर्म और जाति के सामाजिक प्रभाव का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट ये जो टेक्स्ट थे इन्होंने जाति व्यवस्था को स्थायी सामाजिक संस्था बना दिया था और उनको एक धार्मिक वैधता प्रदान कर दी थी। तो यही थे हमारे जाति व्यवस्था का संस्थागत करण, जो कि हमने ग्रंथों के उदाहरणों से माध्यम से समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट। तो सबसे पहले हम सोशल इंपैक्ट यानी कि सामाजिक प्रभाव के बात करें तो सोशल इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी, डिक्लाइन इन सोशल मोबिलिटी, यानी कि स्टूडेंट सामाजिक प्रभाव ये हुआ कि जो हमारा समाज था वो सोशल ऑर्डर और ऑक्यूपेशन स्टेबिलिटी इसमें बढ़ी, और नकारात्मक प्रभाव इसमें यह हुआ कि सामाजिक असमानता, छुआछूत, सामाजिक गतिशीलता में कमी और भेदभाव और शोषण बढ़ा। तो लोअर कास्ट को एजुकेशन और पावर से दूर रखा गया। तो ये तो सोशल इंपैक्ट हुए। आर्थिक प्रभाव की इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो स्टूडेंट ऑक्यूपेशन कास्ट बेस हो गया, इकोनॉमिक मोबिलिटी रुक गई और लोअर कास्ट को एक्सप्लोनेशन देना पड़ा। तो स्टूडेंट जैसे एग्जाम्पल के लिए जो शूद्र थे उनको लैंड ओनरशिप या ट्रेड का चांस ही नहीं मिलता था। तो यही था आर्थिक प्रभाव। इसके बाद अब पॉलिटिकल इंपैक्ट यानी कि राजनीतिक प्रभाव। तो स्टूडेंट राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि जो अपर कास्ट का पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो हो गया, डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड पार्टिसिपेशन होने लगी, पावर एनर्जी स्ट्रांग हुई और पॉलिटिक्स भी सोशल हियरार्ची का रिफ्लेक्शन बन गई। तो वर्ण व्यवस्था जहां प्रारंभ में कार्यात्मक और लचीली थी, वहीं जाति व्यवस्था एक कठोर जन्म आधारित और असमान सामाजिक संरचना बन गई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वर्ण व्यवस्था की अवधारणा, वर्ण से जाति व्यवस्था का विकास और जाति व्यवस्था का संस्थातीकरण और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे द वर्ण सिस्टम इंटेंटली फंक्शन एज ए फ्लेक्सिबल सोशल क्लासिफिकेशन बट ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू ए रिगिड कास्ट सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जो वर्ण व्यवस्था थी
वो एक एम था उसका सोशल कोऑर्डिनेशन, लेकिन जो जाति व्यवस्था आ गई धीरे धीरे उसने सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करी। तो इससे बदले में समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति तीनों पर ही इसका गहरा प्रभाव पड़ा, सबको डीपली इफेक्ट इसने किया। इसलिए वर्ण से जाति का विकास भारतीय सामाजिक इतिहास की सबसे निर्णायक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया, डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इंपोर्टेंस ऑफ नीति शास्त्र इन इंडियन ट्रेडिशन। यानी कि जो हमारा भारतीय परंपरा में नीति सार है उसकी उत्पत्ति, विकास और उसके महत्व पर वो हमें बताना है। साथ ही हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस। यानी कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में जो धर्म की अवधारणा है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन या एक छोटे सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। प्रस्तावना में स्टूडेंट हम देखेंगे, इंडियन पॉलिटिकल एंड एथिकल थॉट हैज ए लॉन्ग एंड रिच ट्रेडिशन। यानी कि ये हमारी एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा थी और इसमें धर्म और नीति मानव जीवन तथा राज्य संचालन के आधार के रूप में देखे गए थे। तो स्टूडेंट भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपराएं सिर्फ सत्ता और शासन तक सीमित नहीं थी, यहाँ पर इथिक्स, मोरालिटी, ड्यूटी सब कुछ गवर्नेंस का हिस्सा था। तो स्टूडेंट जो नीति सार था वो उसी परंपरा का एक सार है जो शासक और शस्त्र दोनों के लिए ही उचित आचरण और कर्तव्य बताता है। तो स्टूडेंट प्राचीन भारतीय में अगर हम बात करें नीति सार की लेकर, तो इसकी उत्पत्ति, विकास और महत्व और धर्म की अवधारणा का हमें विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य विवेचन यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन इन ऑफ नीति सार इन इंडियन ट्रेडिशंस। यानी कि भारतीय परंपरा में जो नीति सार की उत्पत्ति है वो आखिर हुई कैसे, उसको देख लेते हैं। तो द रूट्स ऑफ नीति सार कैन बी ट्रेटेड बैक टू वैदिक लिटरेचर। यानी कि ये इसकी जो जड़ें हैं वे हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलती है। तो द ऋग्वेद, उपनिषद एंड ब्राह्मण्स एम्फेसिस ट्रूथ, ड्यूटी एंड मॉरल कंडक्ट। यानी कि प्रारंभिक स्रोत की अगर हम बात करें तो नीति सार के जो रूट्स मिलते हैं वे ऋग्वेद यानी कि सत्य और श्रद्धा, उपनिषद में आत्म संयम और विवेक, ब्राह्मण ग्रंथ में कर्तव्य बोध के रूप में मिलते हैं। तो एथिक्स पहले से ही इंडियन थॉट का कोर था। सेकंड हमारा आता है जो आता है वो आता है महाभारत और रामायण के माध्यम से। तो स्टूडेंट एपिक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जहां पर रामायण को राजधर्म और महाभारत में नीति, न्याय और कर्तव्य है और राजा को एक मोरल गाइड के रूप में देखा गया। तो स्टूडेंट जो नीति सार का उद्देश्य होता था वो था मानव जीवन और शासन को नैतिक दिशा प्रदान करना। और इसी प्रकार से जो नीति सार का जो प्रारंभ है वो धर्म आधारित नैतिक चिंतन से हुआ था। तो यही थी हमारे नीति सार की उत्पत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ नीति सार, यानी कि नीति सार के विकास को लेकर। तो नीति सार इवॉल्व इनटू ए मोरल, सिस्टेमेटिक एंड प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन। यानी कि टाइम के साथ जो नीति सार था वो सिर्फ मोरल प्रेचिंग ही नहीं रहा बल्कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल गाइड भी बन चुका था। तो कौटिल्य और नीति सार की अगर हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नीति को व्यवहारिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, रेवेन्यू, पनिशमेंट सब कुछ पॉलिसी के साथ एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर जो इथिक्स और रियलिज्म का बैलेंस है वो हमें देखने को मिलता है। इससे अलग अन्य ग्रंथ भी हो गए जैसे कि कामदंक का नीति सार हो गया, पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया। तो स्टूडेंट ये इथिक्स को स्टोरीज और एग्जाम्पल के थ्रू पॉपुलर बनाया गया। तो स्टूडेंट इनसे जन जन तक ये बात पहुंचाई गई। तो इस विकास प्रक्रिया में जो नीति सार है वो नैतिकता और व्यवहारिकता का संतुलन बन गया। तो यही था हमारा डेवलपमेंट ऑफ नीति सार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंपोर्टेंस ऑफ नीति सार, यानी कि नीति सार का महत्व क्या है। तो प्रोवाइड इथिकल गाइडेंस फॉर रूरल्स, यानी कि स्टूडेंट गवर्नेंस के लिए आइडियल रूरल का मॉडल, जस्टिस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट रखे गए। साथ ही सोसाइटी के लिए मॉरल डिसिप्लिन, सोशल हार्मोनी, स्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर इथिक्स को एक सोशल ग्लू के रूप में देखा गया। तो स्टूडेंट जो नीति सार था उसने राजनीति को केवल शक्ति नहीं बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो यही था नीति सार का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, यानी कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। यह हमारे भारतीय चिंतन की एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट था। और धर्म का जो कर्तव्य था, धर्म का जो मतलब था, वो ड्यूटी, जस्टिस, मोरल ऑर्डर था। और रिलीजन से ज्यादा ये एक तरीके का वे ऑफ लाइफ था। तो स्टूडेंट, धर्म और राज्य और समाज, ये तीन मार्गदर्शक सिद्धांत थे। तो राजा प्रोटेक्टर फॉर धर्म कहलाता था, लॉ धर्म बेस होता था, और जस्टिस धर्म के एप्लीकेशन होता था। तो मनुस्मृति महाभारत में इनमें हमें धर्म को जीवन का आधार बताया गया, और राज्य का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा और उसका पालन करना बताया गया। तो यही था प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड नीतिसार, यानी कि धर्म और नीतिसार का परस्पर संबंध क्या है। तो धर्म फॉर्मेट द मॉरल फाउंडेशन ऑफ नीतिसार, यानी कि यह धर्म नीतिसार का नैतिक आधार था, और नीतिसार एक व्यवहारिक मार्गदर्शन या व्यवहारिक रूप से लागू करने का साधन। तो धर्म बताता है कि क्या सही है, नीतिसार हमें बताता है कि कैसे सही को अप्लाई करे। तो दोनों का ही जो एम था, जो गोल था, वो था लोक कल्याण और सामाजिक संतुलन। तो इसी प्रकार से जो नीतिसार था वो व्यवहारिक अभिव्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। तो नीतिसार धर्म की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, जो कि राजनीति को नैतिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो यही था हमारा धर्म और नीतिसार का परस्पर संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष का आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे नीतिसार इन इंडियन ट्रेडिशन इन मेर्ज फ्रॉम धर्म बेस्ड इथिकल थॉट एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट इनटू ए सिस्टमेटिक मोरल पॉलिटिक डॉक्ट्रिन, यानी कि नीतिसार का जन्म धर्म आधारित नैतिक चिंतन से हुआ, और टाइम के साथ साथ स्टूडेंट ये गवर्नेंस का प्रैक्टिकल मैनुअल भी बन गया। तो एंशिएंट इंडिया में राजनीति, पावर और इथिक्स था, इसीलिए जो नीतिसार और धर्म है ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की मूल आधारशिलाएं मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इन दोनों ने ही भारतीय राजनीति और सामाजिक चिंतन के आधार स्तंभ के रूप में इनको देखा गया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द सभा एंड समिति एज वैदिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, डू यू एग्री दैट द प्रेजेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व फ्रॉम दिस, यानी कि जो वैदिक प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सभा और समिति थी उसे हमें बताना है, और बताना है कि राजनीतिक संस्थाएं क्या इन्हीं से ही विकसित हुई है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि what was the nature of the post Vedic polity, what was the relationship of वर्ण and law and politics during this phase, यानी कि उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी और इस समय कानून और राजनीति के साथ वर्ण का क्या संबंध था। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखें द वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड्स वर फॉर्मेटिव फेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हमारे सभा और समिति जो थे वे एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था थी जिससे कि शासन में परामर्श और जन सहभागिता बढ़ी। तो स्टूडेंट, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह राजा केंद्रित नहीं थी। राजा, सभा, समिति, इन तीनों के बीच संतुलन और परामर्श पर गवर्नेंस चलती थी। तो जो सभा और समिति होती थी वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थी, जिन्होंने राज्य की पावर को कंट्रोल किया और प्रजा की आवाज को पैलेस दिया। तो स्टूडेंट, जो इनकी भूमिका, जो उत्तर वैदिक राज्य की प्रकृति तथा कानून, राजनीति, वर्ण के संबंध है, उनका परीक्षण आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मुख्य भाग, यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो स्टूडेंट, मेन बॉडी में अगर हम सबसे पहले बात करें वो हम बात करते हैं वैदिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, सभा एंड समिति, यानी कि वैदिक प्रतिनिधि संस्थाएं, सभा और समिति के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है सभा और समिति क्या थी। एक बार आपको शॉर्टली भी बता देता हूं कि सभा एक सीमित और प्रतिष्ठित संस्था थी, और इसके जो सदस्य होते थे स्टूडेंट, वे विद्वान, वरिष्ठ और कुलीन अधिकारी होते थे, और ये एक स्थायी प्रकृति की होती थी और राज्य के निकट ये कार्य करती थी। तो सभा के कार्य क्या होते थे? सभा के कार्य थे प्रशासनिक मामलों पर स्टूडेंट सलाह करना, न्यायिक मामलों में भूमिका, और कानून, सामाजिक व्यवस्था पर विचार बनाए रखना। तो आप कह सकते हैं कि जो सभा थी वो एक तरीके से एडवाइजरी और जुडिशियल बॉडी थी। तो आप सोचिए, राजा का कोई कॉम्प्लेक्स लीगल डिस्प्यूट सोल्व करना हो तो वो अकेला डिसीजन नहीं लेता था, सभा से सलाह लेता था। तो यही था एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग
इसके बाद अगर हम समिति के बारे में बात करें तो समिति को अगर हम कहते हैं तो समिति एक वृहद और अधिक प्रतिनिधिक संस्था थी। इसमें जो सामान्य जनता की भागीदारी और ज्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की भूमिका होती थी। तो समिति जनमत का एक प्रतिनिधित्व भी करती थी और इसके कार्य यही होते थे: युद्ध और शांति पर निर्णय, राज्य के चयन या अनुमोदन में भूमिका, साथ ही नीति निर्माण में भागीदारी। तो इसलिए जो समिति थी उसको अधिक लोकतांत्रिक माना गया है। तो यही थी हमारी सभा और समिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक क्या आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति से विकसित हुई। तो डिड मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व फ्रॉम सभा एंड समिति, तो द व्यू कैन बी एक्सेप्टेड ओनली पार्टिशनली। यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सभा और समिति थी वे प्रशासनात्मक शासन और प्रतिनिधित्व की परंपरा उन्होंने स्थापित करी थी। तो आज की जो हमारी संसद हो गई, जो विधानसभा हो गई, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, ये सभी हमारे इसकी एक नींव है। लेकिन आधुनिक संस्थाएं जो है वे विधिक, संवैधानिक और सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है, जो कि हमारे वैदिक पीरियड में नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैचारिक निरंतर तो है लेकिन संस्थागत समानता नहीं है। तो यही था हमारा क्या आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं सभा समिति से विकसित हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नेचर ऑफ द पोस्ट वैदिक स्टेट सिस्टम, यानी कि उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति को लेकर। तो ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द स्टेट बिकम मोर सेंट्रलाइज एंड स्ट्रक्चर, यानी कि राज्य की शक्ति बढ़ी और वंशानुगत राजशाही स्थापित हुई। प्रशासनिक पदों और कर व्यवस्था का विकास हुआ। धर्म और कानून राज्य के आधार पर बनने लगे। तो स्टूडेंट अब जो राज्य था वो केवल परामर्श पर नहीं बल्कि विधि और दंड पर भी आधारित था। तो यही था हमारा उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, पॉलिटिक्स एंड वर्ण, यानी कि कानून, राजनीति और वर्ण व्यवस्था का क्या संबंध था। तो स्टूडेंट जो हमारा मनुस्मृति है उसमें ग्रंथों के वर्णानुसार अधिकार और दंड निर्धारित किए गए थे और वहां पर ब्राह्मणों को विधि निर्माण और व्याख्या का विशेष स्थान मिला। तो जो क्षत्रिय थे उनको शासन करने वाले और जो शूद्र थे उनको राजनीतिक भूमिका निभाने की बात करी गई। तो इसी प्रकार से जो कानून यानी कि लॉ एंड पॉलिटिक्स था वो सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ गया। तो स्टूडेंट यही था हमारा कानून, राजनीति और वर्ण व्यवस्था का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे सभा एंड समिति वर ईयरली रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सुलेटिव गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि जो वैदिक काल की सभा और समिति थी ये भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रारंभिक संस्थाएं थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में लचीला था लेकिन धीरे धीरे इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया और आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं इनके प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि वैचारिक रूप से विकसित हुई है। और इसी प्रकार से जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो आधारशिला है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है आगे, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपोर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।